हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। ये पहला चैप्टर है क्लास 11th केमिस्ट्री का। इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक हमने कवर करा दिया है, बट आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है रासायनिक संयोग का नियम। तो याद रखेंगे रासायनिक संयोग का जो नियम होता है, ठीक है, जो रासायनिक संयोग का जो नियम होता है वो टोटल कितने होते हैं? वो 6 होते हैं। रासायनिक संयोग का नियम कितने हैं? 6 होते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम 2 नियम पर डिस्कस करेंगे। पहला हम जानेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, ये नियम हम जानेंगे, और दूसरा हम जानेंगे स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन 2 नियम को जानेंगे, ठीक है। याद रखेंगे रासायनिक संयोग का 6 नियम होता है। इस वीडियो में 2 देख ले रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से 2 हम देखेंगे, फिर से उसके नेक्स्ट वीडियो में 2 देख लेंगे। तो 3 वीडियो बनेंगे रासायनिक संयोग के नियम पे, आपका ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही आता है कि रासायनिक संयोजन मतलब रासायनिक संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोग का नियम में सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो किसने दिया था? तो लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। या तो लेवोजियर कहें या लेवेसिये कहें, दोनों बात एक ही है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देने वाले वैज्ञानिक का नाम था लेवोसिये या लेवोजियर भी हम कह सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इस नियम में हमें क्या बात बताई गई? याद रखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी कह सकता है या नियम कहे, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात एक ही है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमें यही बात बताया गया ना कि कोई भी पदार्थ है वो अविनाशीय है, मतलब उसका विनाश नहीं हो सकता। सिंपल सा कहें तो यही बात बताया गया है कि कोई भी पदार्थ है वो अविनाशीय होता है, उसे हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर सिंपल में कहें तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी क्या है, इसमें हमें यही बात बताया गया कि कोई भी पदार्थ है तो किसी भी पदार्थों को हम न तो क्या कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही हम उसको क्या कर सकते हैं, और न ही हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी पदार्थ है, न तो हम उसे, कोई भी पदार्थ है तो न तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? अविनाशीय होता है। अर्थात जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? अविनाशीय होता है, मतलब इसका विनाश नहीं हो सकता। यही इस नियम में हमें बताया गया है कि मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार पदार्थों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है पदार्थ अविनाशीय होता है। सिंपल सा है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो पहले मैं यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। आप कह देंगे ना, ध्यान से सुनेंगे एक बार और, क्योंकि मैं चाहता हूं दिल से कि आपको समझकर आप याद कर लें, ठीक है, न कि रट्टा मारे। तो आप यहीं से याद रखेंगे, आप कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार पदार्थों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि पदार्थ अविनाशीय होता है। अर्थात पदार्थ क्या होता है? अविनाशीय होता है। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे परिभाषा को लिख देता हूँ। देखिए, हम लिखेंगे यही चीजें, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार पदार्थ या द्रव्य भी कह सकते हैं, पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया
जा सकता है, जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? अर्थात कहने का मतलब है कि जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ होता है, पदार्थ अविनाशीय होता है, पदार्थ अविनाशीय होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस नियम के अनुसार पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ अविनाशीय होता है। तो आपको समझ में आ गया कि पदार्थ क्या होता है? अविनाशीय होता है। तो यही है, इस नियम में हमें यही बात बताया गया। ठीक है। या आप एक और बात आप याद रखेंगे, या, ठीक है, या मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, या बहुत सारे बुकों में इसी नियम को एक और तरीके से भी बताया गया है। वो क्या है? वो ये बताया गया है, अदर बुकों में कैसे बात बताया गया है, ऐसे कह दिया गया है, ध्यान से आप समझेंगे। अदर बुकों में ये बात बताया गया है कि किसी, मतलब ऐसे किसी बुक में ये लिखा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार किसी बुक में ऐसे लिखा गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर रियलिटी में कहें तो जो बात ऊपर वाले में बताई गई है वही नीचे वाले में भी बताई गई है। बस बात समझने वाली होनी चाहिए, बात आपको समझ में आना चाहिए। जैसे इसमें भी कह रहा है कि पदार्थ को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी कह रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होगा वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होगा? योग के बराबर होगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे सोडियम हम ले लेते हैं और सोडियम के साथ AgCl, ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए सोडियम हमने ले लिया, सोडियम को AgCl के साथ हम क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से सोडियम निकलता है और यहाँ से क्लोरीन निकलता है। सोडियम और क्लोरीन ये आपस में निकलकर NaCl बनाते हैं और प्लस ये जो Ag है ये Ag फिर से बाहर निकल जाता है। तो ये एक रासायनिक यहाँ पे समीकरण हमने बता दिया। देखिए इसमें ये बात बताया गया कि ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो इधर वाले को हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि इधर जो होता है इसे हम अभिकारक कहते हैं। आपको पता नहीं पता है या नहीं, इधर जो होता है इसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होगा वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। तो जैसे अब हम चलिए द्रव्यमान इनका निकाल लेते हैं। तो अगर मैं ऐसे निकालूं तो ध्यान से आप समझेंगे, ये सोडियम है। सोडियम का हम जानते हैं परमाणु भार कितना होता है या परमाणु द्रव्यमान
23 होता है। तो हम लिखेंगे 23 प्लस Ag जो सिल्वर है इसका कितना होता है 108 होता है, और क्लोरीन का 35.5 होता है परमाणु भार, या हम कहें परमाणु द्रव्यमान। तो अगर हम इन तीनों का हम ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 166.5 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनका मतलब अभिकारक, ये जो अभिकारक है इसका कुल द्रव्यमान 166.5 आया है। अब इसी तरीके से इधर भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इधर हम देखते हैं तो सोडियम का कितना होगा 23, क्लोरीन का कितना होगा 35.5, और सिल्वर का कितना हो जाएगा 108। इनको भी हम ऐड करते हैं तो ये भी कितना आता है 166 आता है ग्राम। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इधर भी मतलब अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है कि नहीं है, दोनों का द्रव्यमान बराबर है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होता है इक्वल होता है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जब दोनों आपस में इक्वल हैं इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ न तो इसमें नष्ट हो रहे हैं और न ही उत्पन्न हो रहे हैं, तभी तो दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया से पहले भी, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी, मतलब पदार्थ नष्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया, ऊपर यही बात कहा गया है कि पदार्थों को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ क्या होता है अविनाशीय होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में ये नियम आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ले लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। देखिए दूसरा हमारा जो नियम आता है यहाँ पे रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं, ये रासायनिक संयोग का नियम, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्थिर अनुपात का नियम। देखिए दूसरा हमारा जो नियम है वो है क्या, वो है स्थिर अनुपात का नियम, जिसको किसने दिया था तो प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें हमें क्या बात बताया गया, इसमें हमें यही बात बताया गया, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बट हमें इसमें ये बात बताया गया कि कोई भी यौगिक है उसे हम किसी भी स्रोत द्वारा या किसी भी विधि द्वारा हम प्राप्त करें, उस यौगिक में जो उपस्थित तत्वों की परमाणुओं का जो अनुपात होगा वो एक ही जैसा होगा, मतलब वही होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बात बताया गया है कि किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत या विधि द्वारा प्राप्त किया जाए उसमें उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। मतलब क्या हमें बता रहे हैं कि मान लेते हैं कोई भी यौगिक है, हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कोई भी ये यौगिक है, तो कोई भी यौगिक है उसको हम कोई भी स्रोत से, ठीक है, या विधि द्वारा हम उसको प्राप्त करें। ठीक है, कोई भी यौगिक है उसे किसी भी विधि या स्रोत द्वारा हम प्राप्त करते हैं किया जाए तो उसमें उपस्थित जो तत्व होंगे ना, उस यौगिक में जो उपस्थित तत्व होंगे उनका जो उनका एक निश्चित भारात्मक अनुपात होगा, एक निश्चित भारात्मक अनुपात होगा। एग्जाम्पल से मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं जिससे आपको आसानी तरीके से समझ में आएगा। देखिए बात बताया जा रहा है, जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जैसे कि H2O, ठीक है, मैं जल पे ही समझा दे रहा हूं। देखिए ये जल है, H2O है, यहाँ पे ये क्या है यौगिक है। तो इस यौगिक में कितने तत्व हैं, तो अगर हम देखें तो इसमें दो तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, यही तो दो तत्व है ना। तो किसी भी यौगिक में जो मतलब किसी ये एक यौगिक है, ठीक है, तो ये जो जल आपको दिखाई दे रहा है, जल एक यौगिक है, H2O को ही तो जल कहते हैं ना। तो इस जल को हम किसी भी विधि द्वारा या स्रोत द्वारा हम प्राप्त करें, परंतु इस यौगिक में जो उपस्थित तत्व है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका एक निश्चित भारात्मक अनुपात होगा। निश्चित भारात्मक अनुपात का मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या हम देख रहे हैं एक है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे
हम देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या है 1। तो दो संबंधित जो एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये एक निश्चित भारात्मक अनुपात है कि इतना ही होना चाहिए इनका। बात समझ में आ रहा है ना? वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनका एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। ठीक है, जैसे कि अब मान लेते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली। मान लेते हैं आपने एक बोतल लिया और जाकर आप समुद्र से पानी ला रहे हैं, और एक आपने बोतल लिया नाली से जाकर आप ला रहे हैं पानी, या एक मान लेते हैं छोटा सा तालाब है उसमें से ला रहे हैं। तो दोनों का अगर पानी को आप लेते हैं और उसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन की जो मात्रा होगी वो 2 ही होगा और ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो 1 होगा, तभी जाकर वो जल बना है। यदि एक की भी कमी या बढ़ोतरी हो जाएगी तो ये मतलब जल बनेगा ही नहीं। तो वही बात कहा जा रहा है कि किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत या विधि द्वारा प्राप्त किया जाए, उस यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं उनका एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल से मैं बताऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें हम देखते हैं इस यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 है, एक है कार्बन एक है ऑक्सीजन। तो इनका भारात्मक अनुपात क्या है? इनका अगर अनुपात देखिए तो 1:2 का अनुपात है। तो यहाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी हम लाते हैं तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की जो अनुपात होगा वे 1:2 का ही होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो वही बात यहाँ पे बताया गया कि किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत या विधि द्वारा हम प्राप्त करें, उस यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं उनका एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो 2 नियम हैं ये आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, और इससे पहले हमने देखा जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको रटना नहीं पड़ा होगा, आप समझकर याद कर लिए होंगे। तो मैं यही कहूँगा, मेरा एक ही लक्ष्य है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना बचे जो रटना पड़े उनको। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो समझ कर याद करें, क्योंकि रटना बहुत ही मुश्किल होता है ना। मैंने बहुत ही रटा है, ठीक है, जब मैं पढ़ता था तो मैंने बहुत ही रटा, फिर से अंततः मुझे समझ में आया कि रटने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर से मैंने समझने पर प्रयास किया और आज मैं आपके सामने हूँ। तो मैं जानता हूँ रटने पर बहुत ही मुश्किल होता है, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं वो सब हमने झेला हुआ है। ठीक है, और उसके लिए मैं कहता हूँ कि रटना नहीं है, रटेंगे कल जब एग्ज़ाम में जाएंगे भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि समझकर आपको परिभाषा या नियम रटने में याद करने में भी कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 मतलब क्लास 11 का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का हम लिंक दे देंगे। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।